मतलब इजी, अगर लेवल इजी रहता है, मॉडरेट रहता है, तो एसी चैप्टर से आपके डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उनके ही बेसिस पर आपकी केस बेस्ड स्टडी है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केस बेस्ड स्टडी आपने एक बार रीड की, आपको पता चल गया कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। क्योंकि भाई इंग्लिश तो है नहीं। अब इंग्लिश में क्या होगा, कहीं की भी स्टोरी दे दी उठा के। जो बच्चे अभी कुछ भी ना तैयार कर रहे हो, न्यूमेरिकल भी आना है, उनकी फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे डेरिवेशन होते हैं, तो वो थ्योरी से कैसे अपने आप को पास कर सकते हैं। देखिए बेटा, थ्योरी से हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम पॉडकास्ट की श्रृंखला शुरू करे हुए हैं, इसी श्रृंखला के बीच में हम लेके आए एक ऐसे होनहार शिक्षक को जो कि आपको बताएंगे क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में, जो कि बहुत से बच्चों का डर बना होता है। और अब जबकि बोर्ड्स इतने नजदीक आ चुके हैं तो उस डर को निकाल के फेंकना है। तो हम सर से बातचीत शुरू करते और जानते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में। तो सर, आपका बहुत सारा स्वागत है। एक बार आप अपना परिचय जनता को दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है सोनू श्रीवास्तव। दरअसल यहीं रायबरेली में छोटी सी कोचिंग भी मैं रन करता हूँ, जो जिसका नाम है अनस्टॉपेबल एकेडमिक क्लासेस। अब बात करते हैं जो इस ईयर बच्चे हैं, जो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस किए हैं, कम किए हैं, कुछ ने नहीं किया है। तो बेटा क्या जो आपके न्यूमेरिकल का वेटेज है अच्छा खासा आता है। लेकिन कहने का मतलब है, आपका अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो पहली चीज आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको एटलीस्ट कम से कम, देखिए अगर स्टेप मार्किंग तो होगी ही होगी, उसमें एटलीस्ट अगर आप न्यूमेरिकल नहीं भी सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसमें बेसिकली ये करिए कि गिवन लिख के आप वैल्यूज नोट कर दीजिए, किस क्या चीजें गिवन है, कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज हो सकता है, कौन जो लग सकता है उस फॉर्मूले को लगा दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन वो बेसिकली सभी बच्चों की मोस्टली वीक होती है, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, कैलकुलेशन करके दे दीजिए। आप नीचे जब आंसर लिखिए तो उसको बॉक्स में हाईलाइट कर दीजिए, उसकी यूनिट जरूर लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे उसकी यूनिट लिखना भूल जाते हैं आंसर लिख के। तो अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो उसमें भी बहुत सारी मतलब आपके उसमें मार्क्स काट लेता है टीचर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं हम लोगों के साथ। हम भैया आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि आपने अभी बताया न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो बच्चे अभी कुछ भी ना तैयार कर रहे हो, न्यूमेरिकल भी आना है, क्योंकि फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे डेरिवेशन होते हैं, तो वो थ्योरी से कैसे अपने आप को पास कर सकते हैं। देखिए बेटा, थ्योरी से क्या सीन है, थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल्स की संख्या बढ़ा दी जाती है, कभी कभी किसी पेपर में न्यूमेरिकल की संख्या घटा दी जाती है। ठीक है, थ्योरी कभी कभी ज्यादा कर दी जाता है। आने 5 ही सेक्शन है, लास्ट के सेक्शन में केस बेस्ड स्टडी। फर्स्ट जैसे अब की बार क्या हुआ कि 18 एमसीक्यू हो गए, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस दे दिए गए शॉर्ट आंसर्स के, लेकिन उसका लेवल डिफिकल्ट बना दिया गया। बाकी के लेवल मॉडरेट थे, पांचों सेक्शन के। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी लास्ट में 2 आ गई थी। तो सीन ये होता है कि पेपर को कहीं ना कहीं कुछ ना कोई सेक्शन का लेवल जो है वो किसी ना किसी लेवल को डिफिकल्ट कर देना, किसी ना किसी लेवल को वो इजी बना देंगे या मॉडरेट कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि थ्योरी से कैसे बच्चे थ्योरी से कैसे, देखिए थ्योरी से कैसे पास होना है। देखिए मोस्टली डेरिवेशंस होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, अब उसमें आपको बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो बेसिकली हर साल पेपर में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी फर्स्ट बुक जो है, आपकी थोड़ी सी बच्चे इसको टफ मानते हैं क्योंकि इसमें चार्जेस आ जाते हैं, चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट मोशन, मैग्नेटिज्म आ जाता है, ENI आ जाता है। ठीक है, तो कई सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत है, AC आ जाता है। सबसे ज्यादा कब बच्चे अल्टरनेटिंग करंट को मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इजी वही चैप्टर है। अच्छा। और आपको मैं बता दूं, न्यूमेरिकल भी मोस्टली उसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। आपने LCR सर्किट पढ़ रखा होगा, ठीक है, और आपने R सर्किट, C सर्किट, तो इन सर्किट से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं कभी कभी। मतलब इजी, अगर लेवल इजी रहता है, मॉडरेट रहता है, तो AC चैप्टर से आपके डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है जी। तो आप AC चैप्टर से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड बुक आपकी बहुत ही इजी है, उसमें केवल और केवल लिटिल लिटिल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और वो आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स गेन करा सकते हैं। तो अगर थियोरी में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सेकेंड बुक पर आप ज्यादा फोर्स डालिएगा, पढ़िएगा उसको अच्छे से। फर्स्ट बुक आपकी थ्योरेटिकल उतनी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फर्स्ट बुक पे पूरा प्रेशर डाल दो पढ़ने पर। फर्स्ट बुक क्योंकि पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल है, आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट हुए पढ़ने का आगे तभी समझ में। और थ्योरेटिकल आती है, सेकंड बुक आपकी थ्योरेटिकल है, ज्यादा उतनी नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल उसमें बहुत कम है, जितना ज्यादा आपके न्यूमेरिकल फर्स्ट बुक में है। ठीक है,
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एसी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। आपका कूलॉम्स लॉ से न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और आपकी यूनिट पूछ ली जाती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे टॉर्क का वेक्टर फॉर्म पूछ लिया जाता है, P क्रॉस E इज करेक्ट और E क्रॉस P इज करेक्ट। हाँ। बच्चे E क्रॉस P लगा कर चले आते हैं, तो वहाँ में P N क्रॉस ज़न- P होता है। हाँ। दरअसल वो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, जो कि आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। जी। अब हम ये आपसे जानना था, जैसे आपने अभी केस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में कहा, एसर्शन रीजन भी आएगा पेपर में, तो बच्चे इन क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए क्या तरीका अपनाएं? देखिए, केस बेस्ड स्टडी जो है बेटा, ये दरअसल पूरा का पूरा पढ़ रखी है, या फर्स्ट बुक की जो भी आप तो थ्योरीज पढ़ रखे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, उनके ही बेसिस पर आपकी केस बेस्ड स्टडी आएगी। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो केस बेस्ड स्टडी आपने एक बार रीड की, आपको पता चल गया कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। क्योंकि भाई इंग्लिश तो है नहीं। अब इंग्लिश में क्या होगा, कहीं की भी स्टोरी दे दी उठा के, उसमें से आप आंसर्स नोट करिए, लिखिए, और वो तो हमने नहीं पढ़ा ना। लेकिन फिजिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, उन्हीं से आपको रिलेटेड क्वेश्चंस केस बेस्ड स्टडी असर्शन रीजन दिए जाएंगे। जी। ठीक है, तो असर्शन रीजन में क्या होता है, आप असर्शन भी थोड़ा सा देख के रखिएगा, सही से पढ़िएगा, क्योंकि कुछ बच्चे असर्शन सही होते हुए भी उसको गलत बोल कर देते हैं। हाँ। और रीजन भी सही होता है, रीजन बट असर्शन के लिए नहीं सही होता है, तो उसको भी बच्चे दोनों बोथ ट्रू करके चले आते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिएगा, अच्छे से उसे समझ लीजिएगा, देन आप फिर उसको टिक लगाइएगा कौन सा सही है। और इस पे थोड़ा सा समय ज्यादा कंज्यूम होता है, तो इसको लास्ट के लिए छोड़िएगा तो ज्यादा अच्छा है। आपने अभी समय ज़्यादा कंज्यूम होते हुए बात कही, तो इसी पे हम कहना चाहते हैं, जैसा पेपर आएगा तो टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए? क्योंकि बच्चे होता है कि एक क्वेश्चन में सारा टाइम निकाल देते हैं, तो आप ऐसा बताइए। देखिए बेटा, सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं कोचिंग में भी सभी बच्चों को पढ़ाता हूँ, जैसे जब हम लोगों के सामने जब भी पहले पेपर आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेपर के एक एक क्वेश्चन 15 मिनट मिलते हैं रीड करने के लिए, हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सारे क्वेश्चंस हम पढ़ने के बाद अपने दिमाग में ये आता है कि भाई यार, हमको इतने क्वेश्चंस आते हैं और इतने नहीं आ रहे। तो हमारा फोकस जो होता है, वो पूरा जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन पे चला जाता है, और जो क्वेश्चन आते हैं उनको जब हम लोग लिखने बैठते हैं, तो उनके चक्कर में ये वाले क्वेश्चंस भी मिस हो जाते हैं माइंड से। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज तो आप लोग ये करिए, क्वेश्चंस पेपर को पूरा रीड नहीं करिएगा, एमसीक्यू जो समय आपको मिला एमसीक्यू सॉल्व करने में आप टाइम निकालिए, केस बेस्ड स्टडी आप उतना समय में करिए। बाकी के क्वेश्चन आप रीड मत करिएगा, जो कि आपको डायरेक्टली पढ़ के करने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, अब इतना समय अगर आपको एमसीक्यू के लिए मिल गया है, 15 मिनट पेपर रीडिंग के लिए, आप टिक मत करिएगा पेपर में, क्योंकि वहां पे मना होता है बोर्ड एग्जाम में जब आप लोग बैठेंगे। तो आप लोग बस दिमाग में रखिएगा, हाँ इसका आंसर हमें ये लिखना है, इसका आंसर हमें ये लिखना है। दूसरी चीज, एमसीक्यू पर जब आपका पेपर टाइम चालू हो जाए, आपको राइटिंग करनी है, आप कॉपी में लिखना है, तो एमसीक्यू पर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। आप सबसे पहले सारे क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, न्यूमेरिकल्स, इन सबको सॉल्व करिएगा। हम इसमें ये जानना चाहेंगे आपसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर्स, क्वेश्चन कुछ आप बता दीजिए। देखिए बेटा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर टॉपिक्स की बात करें, तो एक आती है आपकी फर्स्ट बुक और एक है सेकंड बुक, ठीक है। तो फर्स्ट बुक में आपका बेसिकली क्या है कि फर्स्ट बुक में आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी मैग्नेटिक वाली, ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया। तो सबसे जो मोस्ट फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें, तो उसमें गॉस लॉ करके एक टॉपिक है, गॉस थ्योरम, ठीक है। कूलॉम्स लॉ इसमें है, फर्स्ट चैप्टर में कूलॉम्स लॉ है, जिसके न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस आपके पूछ लिए जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक एक मार्क्स में डिफाइन करके पूछ लिया जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सब में रिलेशन पूछ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हीट स्टोन ब्रिज आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर, इससे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर से, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अल्टरनेटिंग करंट में आए तो एलसीआर सर्किट हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछ लेता है, जैसे कि हम लोगों के घर में बिजली आती है, हाँ। तो 240 वोल्ट की आती है, तो पूछ लेता है 240 वोल्ट किसकी वैल्यू है। अच्छा। हाँ, तो बोलता है 240 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। ओ। अब आपसे पूछा जाता है फिर वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या होती है, मतलब हमारे घर पे जो वोल्टेज मैक्सिमम कितना वोल्टेज आ जाता है। तो बेटा हम लोग के घर पे अप्रोक्सीमेटली 311 वोल्ट आ जाता है मैक्सिमम, लेकिन स्टेबलाइजर भी उसे मेजर करके नहीं बता पाता, वो केवल एवरेज वैल्यू बताता है, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इनको आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। एलसीआर से आपका क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में,
उसका डेरिवेशन ही कभी-कभी पूछ लेते हैं। तो एलसीआर से पूरा का पूरा न्यूमेरिकल, उसके जितने न्यूमेरिकल हैं, इम्पीडेंस करके है, आपको इम्पीडेंस निकालने को आ जाता है, ठीक है? तो ये सब ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपका पूछ लिया जाता है समथिंग, जो वेव्स हैं एक्स-रे, गामा रेज़, इन सब के बारे में आप पढ़ लेंगे, उनकी वेवलेंथ क्या है ना? और आपका हो गया लेंस। लेंस अब आते हैं सेकंड बुक पे, अगर हम लोग आ जाते हैं। ईएमआई की अगर बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आपका फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सारे सब्सटेंसेस पूछ लेते हैं। अगर हम लोग सेकंड बुक पे आते हैं, तो रे ऑप्टिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, अगर दो लेंसेज को कंबाइन कर दें तो उनकी पावर क्या होगी, 1/p = p1 + p2 + p3, है ना? इस तरीके से क्वेश्चंस उसमें पूछा जाता है। लेंस मेकर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आ जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में आते हैं, तो हाइगन्स के प्रिंसिपल हैं आपका। उसके बाद फिर उसमें आप इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, जिसमें फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए पूछ लेते हैं कि आप फ्रिंज विड्थ निकालिए, दो फ्रिंजेस के बीच की दूरी क्या है, सेंट्रल ब्राइट से बोल देंगे फोर्थ ब्राइट की दूरी है, 10th ब्राइट की दूरी क्या है, बताइए आप लोग। तो सिंपल सा है, फ्रिंज विड्थ निकालना है, डी लैम्डा बाई डी, सारी चीजें आप फाइंड आउट वहां पे कर लेंगे। ये भी चीजें टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर डिफ्रैक्शन आ जाएगा। वाईडीएसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाईडीएसी, ठीक है? उसके बाद आएगा आपका डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में दे देते हैं भाई, एक फ्रिज में रख दिया, एक लाइट फेंकी, पूछा भाई ये सामने रखा हुआ है, बताओ शेडो कहाँ बनेगी। तो डिफ्रैक्शन में शेडो, आपके शेडो रीजन में लाइट एंटर कर जाती है, उसी को डिफ्रैक्शन कह देते हैं, ठीक है? तो लाइट की बेंडिंग हो जाती है शार्प एज पे जब भी वो टकराती है, तो डिफ्रैक्शन हो गया। ये तो वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक्स हो गए। इसके बाद जो है आपका वेव ऑप्टिक्स के बाद आपका आ जाता है डुअल नेचर, ठीक है? एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, ये सारे चैप्टर्स आपके बहुत ही छोटे-छोटे हैं, बहुत ही थोड़ा-थोड़ा बाइंडिंग एनर्जी पूछ लेते हैं, मास डिफेक्ट पूछ लेते हैं, भाई पर न्यूक्लियॉन्स मास डिफेक्ट। अब जैसे आयरन है, ये मोर स्टेबल है, यूरेनियम है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है, बल्कि उसका एटॉमिक नंबर ही बहुत ज्यादा होता है, और एटॉमिक नंबर आयरन का कम होता है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन पर न्यूक्लियॉन्स कम ज्यादा होती है और इसकी ज्यादा कम होती है। इसी के अकॉर्डिंग मास डिफेक्ट बताना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है? तो वहां पे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सेमीकंडक्टर पे आप पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, तो ये जो हमने टॉपिक्स आपको बोले, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पूरी सेकंड बुक के, जो कि आपके पेपर में मोस्टली इनसे क्वेश्चंस फंसने ही फंसने हैं, ठीक है? अभी फिलहाल ये वीडियो अपलोड होगा, पेपर के बाद आप उसको टॉपिक चेक करिएगा, आए हैं कि नहीं आएंगे, फिर हमें बताइएगा आप। ये इतना अच्छा सीन आपने बताया है हम लोग को। तो ये आज की वीडियो जो थी दोस्तों, ये आप लोग तक पहुंची होगी और आप लोग को भी काफी हेल्प मिली होगी, इतना अच्छा सर ने बताया है, और हम आपका भी बहुत सारा शुक्रिया करते हैं, आपने इतना अच्छा समय दिया हमको। फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।